So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. हमने पिछले क्लास में सोशलिज्म इन रसिया पढ़ा, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी के बारे में जाना। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। टॉपिक है ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। रसिया का जार निरंकुश शासक था और किसी पार्लियामेंट के अधीन नहीं था। लिबरल्स इस स्थिति को बदलना चाहते थे, इसीलिए 1905 के रिवॉल्यूशन में उन लोगों ने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरीज को साथ लेकर किसानों और वर्कर्स के बीच काफ़ी काम किया। अब जरा देखते हैं कि 1905 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। 1904 का साल रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा था। एसेंशियल आइटम्स की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। इसी साल पुतिलोव आयरन वर्क्स ने असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को काम से निकाल दिया, तो वर्कर्स ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग में 110,000 से ज़्यादा वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। उन्होंने मांग रखी कि वर्किंग आवर्स घटाकर 8 घंटे किए जाएं, वेजेस बढ़ाया जाए और वर्किंग कंडीशंस में सुधार किया जाए। इसी दौरान फादर गैपों वर्कर्स का जुलूस निकालते हुए शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखने के लिए जार से मिलने विंटर पैलेस जा रहे थे। पुलिस को लगा कि ये लोग हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने गोलियां चला दी। इस घटना में 100 से ज़्यादा मारे गए और 300 के लगभग घायल हो गए। हिस्ट्री में इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 1905 का रिवॉल्यूशन की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। इस खबर के फैलते ही रशिया के चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गया। सारे देश में स्ट्राइक होने लगे। स्टूडेंट्स अपने क्लासेस से वॉकआउट करने लगे। यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए। लॉयर्स, डॉक्टर्स और जो दूसरे मिडिल क्लास से थे, उन लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियंस बनाई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करने लगे। कामकाज लगभग ठप पड़ गया। जार को जब खतरा महसूस होने लगा, तो जार एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के गठन के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। यह अक्सर पूछा जाता है, व्हाट वाज डूमा? तो आप क्या कहेंगे? डूमा वॉज एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। 1906 में डूमा के गठन के लिए इलेक्शन हुए। फर्स्ट डूमा 75 दिन 75 डेज से अधिक काम नहीं कर सकी। फिर सेकंड डूमा बनती है। 3 महीने के अंदर जार ने दूसरी डूमा भी भंग कर दी। जार किसी भी जवाबदेही या अपनी सत्ता में किसी तरह के अंकुश नहीं चाहता था। जार जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को डूमा में नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया और सारे कंजर्वेटिव्स को थर्ड डूमा में भर दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1907 को थर्ड डूमा का गठन हुआ, जिसमें जार का पूरा कंट्रोल था। धीरे धीरे डूमा का इलेक्शन के द्वारा गठन का प्रोसेस जो था वो खत्म हो गया और जार का निरंकुश शासन फिर से शुरू हो गया। तो ये हुआ 1905 का रिवॉल्यूशन। अब जरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन भी देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यूरोप में 1914 में हुई और यह 1918 तक चली। यह लड़ाई 2 अलायंसेस के बीच हुई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक का नाम सेंट्रल पावर्स था, दूसरे का नाम एलाइज था। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे। एलाइज में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल होते हैं। चूँकि इन सारे देशों के एम्पायर पूरी दुनिया में फैले हुए थे, इसीलिए यह वार यूरोप ही नहीं बल्कि यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसीलिए इस वार को वर्ल्ड वार कहा जाता है। इन अलायंस के नाम और देशों के नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह आपके मैप वर्क में है, ठीक है ना।
अब जो हम पढ़ेंगे उसे आप आगे होने वाले रशियन रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में समझिएगा। यहाँ आपको रशियन रिवॉल्यूशन होने का एक कारण दिखाई देगा। इस वॉर का शुरू में रशियंस ने समर्थन किया, मतलब लोगों ने अपने जार का साथ दिया। पर जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचने लगी तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। उधर भले डूमा में कंजर्वेटिव्स भरे पड़े हों, पर जार ने मेन पार्टी से सलाह लेना भी छोड़ दिया। नेचुरली जार का पॉपुलर सपोर्ट कम होने लगा। यह हुई एक बात। दूसरी बात यह कि लोगों में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसी भावना के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। रशिया में एम्परर को जार और एम्प्रेस को जारीना कहते हैं। जारीना का नाम अलेक्जेंड्रा था। अब बात यह हो गई कि जारीना भी जर्मन ओरिजिन की थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स का हाल तो देख ही नहीं हम लोग। इस पर राज्य का शासन एक ढोंगी साधु रास्पुटिन चलाने लगा। इससे राजा और ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई से डिफरेंट थी। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, जर्मनी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वेस्ट में फ्रांस है। यहाँ की लड़ाई फ्रांस की सीमा पर बने ट्रेंच के अंदर से लड़ी जा रही थी। जर्मनी के रेस्पेक्ट में ईस्ट में रशिया है ना। इस फ्रंट में काफ़ी रशियन सोल्जर्स का नुकसान हो चुका था। 1914 और 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन सोल्जर्स को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। जब रशियन आर्मी पीछे हटने लगी तो रास्ते में जो भी फसल और बिल्डिंग थी उसे डिस्ट्रॉय करते चले गए ताकि एनिमी आर्मी उसका यूज़ न कर सके। इस तरह 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग रेफ्यूजी हो गए। इससे जार और भी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए। सोल्जर्स भी इस युद्ध से ऊब गए थे और वे लड़ना नहीं चाहते थे। अब जरा देखते हैं इस युद्ध का वहाँ के इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ इंडस्ट्रीज तो वैसे ही कम थे। इंडस्ट्रियल गुड्स बाल्टिक सी के रास्ते से आता था और इस लड़ाई में बाल्टिक सी पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, तो सप्लाई आना भी बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि रशिया के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तेजी से खराब होने लगे। रेलवे लाइंस भी टूटने लगी। जब इतने डेथ हो गए तो अच्छी सेहत वाले मैन को लड़ाई लड़ने भेज दिया, तो मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाले छोटे छोटे वर्कशॉप्स ठप होने लगे। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा, जिससे शहरों में रहने वाले के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो बच्चों, आज इतना ही। स्टूडेंट्स, you should be able to answer these questions now. What is Bloody Sunday? What was the consequence of Bloody Sunday on Russian society? 3. Describe the impact of First World War on industries. अब हम लोग अगले क्लास में यूनिट 3 शुरू करेंगे, February Revolution in Petrograd. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.